सर्वज्ञाता सर्वदर्शी है। इससे साबित होता है कि राम और कृष्ण नहीं है। अगर कृष्ण हैं तो द्रौपदी को बचाने के लिए उन्होंने थान का थान साड़ी लेकर बैठे थे। आज द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, औरतों को नंगे कर बलात्कार किया जा रहा है। जैसा कि हमारे संध्या जी ने बताई, बलात्कार हो रहा है। राम कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? राम, लोग कहते हैं कि राम पुरुषोत्तम राम है। मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर राम दलित के मसीहा है तो शंभू को जान क्यों मारा उसने? रावणों के कहने पर शंभू एक दलित था और उसकी जान उन्होंने मारा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये अंधभक्त और भाजपाई लोग ये समझ जाइए, ये सब चाल अधिक दिन चलने वाला नहीं है। अब देखिए, इसका जी नहीं मान रहा है, भाजपाइयों का जी नहीं मान रहा है। ये चाह रहे हैं कि पूरे देश में एक छत्र राज करे। एक छत्र राज करने का मतलब कि तमाम राज्यों में हमारा मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में हमारा प्रधानमंत्री रहे, हम ईटी सीटी बीटी के तौर पर तमाम लोगों को जेल भेजते रहे। आप देखिए बिहार की राजनीति, बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन बना भाजपा को उखाड़ को फेंकने के लिए। अब जहाँ तक सवाल है नीतीश भाई का, ये पलटू भाई है। पलटू आप लोग चाचा हमारे तो उम्र से अधिक नहीं होंगे, ये पलटू भाई है। ये पलटने में इनको कोई देर नहीं है। साथियों, है क्या सवाल? किसी तरह का गठबंधन में किसी प्रकार का विवाद नहीं था, उन पर किसी तरह का विवाद नहीं था। ये पलटू भाई डरे हुए हैं, कोई बात नहीं, डर से ये भाजपा में गए हैं। इनके जितने भी चाटुकार थे, ललन सिंह और राजा राव है और विजय चौधरी है, इनके रिश्तेदार, इनके भाई भतीजे सब लोग पकड़ाए हैं ईडी पे। अब ये देख रहे थे कि अब ईडी का तलवार हमारे ऊपर गिरेगा, इसलिए उन्होंने डर से होकर वहाँ भाजपा में गए। अब इतना समझिए कि नीतीश जी का पता साफ है, नीतीश जी का पता साफ है। अब उनको अब यह है उसके ही परछाई उनको डराई। मैं साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति में जैसा करवट लिया है और भाजपाइयों ने जो चाल चला है, इसका खमियाजा हम नहीं भोगेंगे, जनता नहीं भोगेगी। इसको भोगना होगा जदयू पार्टी को और बात को। इसलिए हम कहेंगे आने वाले समय में आप लोग सचेत हो जाइए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली के तरफ उन्होंने गरीबों को घरों को उजाड़ने का कोशिश किया है। जैसे बिहार गांव में बहुत से दलित लोग बिहार सरकार में बसे हुए हैं और वहाँ पर किसी तरह कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर फील्ड बनाने का, पोखरा तमाम दलितों के घरों को उजाड़ कर पोखरा खुलवा दिया। हम इसका विरोध करते हैं। साथियों, जो बलात्कार हो रहा है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। तमाम इस सरकार के तमाम गलत कार्यों का, गलत अभियानों का मैं विरोध करता हूं और हम कहेंगे ये लाल झंडा के बैनर तले आप आएँ और इस झंडा को आगे बढ़ाएं। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी जगनाथ जी। अब मैं राजपुर प्रखंड के सेक्रेटरी कॉमरेड वीरेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और संक्षेप में अपने बातों को रखें। यहाँ उपस्थित
सभी साथियों सहित भाकपा माले के प्रखंड जिला सचिव कामरेड नवीन जी और डुमरांव विधायक अजीत जी और किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड अलखनारायण चौधरी सहित मैं सबको अपनी तरफ से अपनी पार्टी भाकपा माले राजपुर की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी और समय की पुकार है, वक्त की जरूरत है कि संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। जिस काम को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर अंग्रेजों ने गोली नहीं चलाई, अंग्रेजों ने यह नहीं महसूस किया कि गांधी को गोली मार दिया जाए, हत्या कर दिया जाए, जो हमारे राष्ट्रपिता है, उसको गोली मारने का काम भाजपाइयों ने, जिसका मूल संगठन आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका हिंदी में नाम है, और उसका ही राजनीतिक मंच है भारतीय जनता पार्टी, जिसका मुखिया है नरेंद्र मोदी, गुजराती, जैसा कि साथी ने गीत के माध्यम से बताया कि गुजरातियों का किस तरह से आतंक चल रहा है। तो मेरा कहना है कि ये लोगों ने, इन जनसंघियों ने, इन भाजपाइयों ने हमारे राष्ट्रपिता को नहीं छोड़ा, तो आप मजदूर किसानों को क्या छोड़ेंगे। मैं संक्षेप में ही सही आपको बतला देना चाहता हूं, जनता ने चुना उनको। आज 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे खेती में आमदनी घट गई है, किसान लाचार है, बेबस है, कोई मुनाफा का काम नहीं है। और मजदूरों के लिए देश भर में 28-29 श्रम कानून थे, लेबर एक्ट थे, जिसको इन्होंने 4 पर ला दिया। इसका मतलब ये 10 वर्षों में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए, गांव के भूमिहीनों के लिए बास की पर्चा नहीं दिया। और जेसीबी और बुलडोजर का भय अभी बीच में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, 17 महीने यह थम गया था। लेकिन आप सचेत हो जाइए, इनका बुलडोजर, इनके नेता अभी हकार रहे हैं कि हम बुलडोजर से ढाएंगे, हम बुलडोजर राज बिहार में लाएंगे। इसके खिलाफ सभी जनता को, चाहे वो भूमिहीन हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, सबको खड़ा होना होगा और बुलडोजर राज नहीं चलेगा बिहार में। इसका संकल्प और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत के अवसर पर यहाँ संकल्प सभा में यह संकल्प हम लोगों को लेना होगा। इस बात को गांव-गांव में, जन तक, गलियों तक पहुंचाना होगा कि इन भाजपाइयों आरएसएस को भगाना है और राष्ट्रपिता के जो बलिदान, जो शहादत है, उसको बेकार नहीं जाने देंगे। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, जिन्होंने एक बात मेरा छूट गया है, जो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे, जिन्होंने बैरिस्टरी करके आए थे, बैरिस्टरी का पढ़ाई किए थे और एक धोती में पूरा जिंदगी कुर्बान कर दी, न्यौछावत कर दी, शहादत कर दी, अपनी जान गंवा दी, वैसे लोगों को शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। समय का दबाव बहुत है, इसलिए हम अन्य अपने तमाम वक्ताओं साथियों से माफ़ी चाहेंगे कि आपको बोलने के लिए हम ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। और इस सभा को संबोधित करने के लिए हम अपने अंतिम वक्ता के बतौर हमारे पार्टी भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य और डुमरांव से विधायक कॉमरेड अजीत कुमार सिंह को आमंत्रित करेंगे कि इस सभा को संबोधित करें। आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर आयोजित भाकपा माले की ओर से इस संकल्प सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय कॉमरेड जगन्नाथ शर्मा जी, संचालन कर रहे युवा नेता नीरज जी, इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हमारे पार्टी के जिला के सचिव साथी नवीन जी, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता साथी अलखनारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के जिला कमेटी के तमाम साथी, जिला स्थायी समिति के तमाम साथी और हमारे सामने यहाँ उपस्थित हमारी सभी माताओं बहनों,
साथियों को मैं अपनी पार्टी की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, हम लोगों ने कवलदा पोखरा में महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद मार्च करते हुए ज्योति प्रकाश चौक तक पहुंचे। पिछले लगभग 2-2.5 घंटे से हमारी सभा चल रही है और मजबूती के साथ आप लोग उस सभा में शामिल हैं, शिरकत कर रहे हैं। हमारे सभी साथियों ने बहुत ही विस्तार से महात्मा गांधी, उनके जीवन, उनके संघर्षों के बारे में आपके बीच में अपनी बातों को रखा। आज के दौर में गांधी जी को याद करना बहुत जरूरी हो गया। आज की नई पीढ़ी के लिए भी, जो कुछ लोगों के बहकावे और उकसावे में जय श्री राम के नारे लगाते फिर रहे हैं, उन्हें याद करना होगा गांधी जी को, और गांधी जी के राम राज्य की जो संकल्पना थी उसके बारे में उनको पढ़ने की जरूरत है। आज नरेंद्र मोदी अयोध्या से 22 जनवरी को घोषणा करते हैं कि राम आ गए और राम राज्य शुरू हो गया। हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के गुरु सावरकर और हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का प्रिय साथी नाथूराम जो गोडसे था, उसने गांधी जी की हत्या क्यों की? क्योंकि गांधी जी ने भी तो राम राज्य की ही बात की थी। यदि इन भाजपाई और आरएसएस के लोगों को राम राज्य चाहिए होता तो क्या ये लोग गांधी जी की हत्या करते? और क्या आज इस देश में यह बताने की जरूरत है कि गांधी जी की हत्या किसने की? इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि गांधी जी का हत्यारा आरएसएस है। जिस आरएसएस का चीफ अयोध्या में मंदिर के सामने खड़ा होकर राम राज्य का दुहाई दे रहा था, वही इस देश में राम राज्य की कल्पना करने वाले गांधी की हत्या उसने की। साथियों, ये लोग राम राज्य नहीं चाहते। इन्होंने अपने काले चेहरे को छुपाने के लिए, अपने दागदार चेहरे को बचाने के लिए आज श्री राम के नाम का ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात के लिए आपको सचेत होने की जरूरत है कि आप चाहते हैं कि गांधी के हत्यारा आपके राम का नाम इस्तेमाल करें। हमने तो बचपन में पढ़ा था प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी, जिसमें जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद की हत्या करता है तो ही पर ईश्वर की उत्पत्ति होती है। और तब प्रहलाद कहता है कि हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में व्याप्य राम। राम, जिस राम को कबीर जानते हैं, रैदास जानते हैं, संत रविदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो उस राम के राज्य की कल्पना गांधी ने किया। उस राम राज्य की हत्या करके अयोध्या के किसी राजा के राम के राज्य को स्थापित करने की कोशिश नरेंद्र मोदी के द्वारा इस देश में की जा रही है, जो भारत का राम राज्य नहीं है। ये हत्यारे लोग हैं, इनका पूरा शरीर गांधी जी के राष्ट्रपिता के खून से सना हुआ है। आज 30 जनवरी को हम इस बात को कहना चाहते हैं, ये जो इस देश को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, देश को इनकी साजिशों में आने से बचना होगा। इस मुल्क की जमहूरियत को, एकता को, विरासत को, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए इस देश को सामने आना होगा। दोस्तों, आज से 1 सप्ताह पहले कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। हमने कर्पूरी जी को याद किया, उनका जन्म शती समारोह भी चल रहा है। कर्पूरी जी बिहार के सामाजिक न्याय के सबसे मजबूत नेता, हम सबके गार्जियन और आदर्श कर्पूरी ठाकुर
हमेशा ही दलित, पिछड़े, गरीब और शोषितों के पक्ष में खड़े रहे। कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार में आगे नहीं बढ़ने दिया। 100 साल बाद जब हमारे महान नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, तो उस भारत रत्न के आड़ में इस देश की, राज्य की, बिहार की सेकुलर सरकार को तोड़ देने की साजिश की गई। हमने तो लंबे समय से मांग किया था कि कर्पूरी जी भारत के रत्न हैं। इसके लिए ये भाजपाई, ये जनसंघी, आप जानते हैं, पहले इनकी पार्टी का नाम जनसंघ हुआ करता था। जिस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई चल रही थी बिहार में और मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर, उस समय जनसंघ और यही के नेता कैलाशपति मिश्र, जो उस समय भाजपा के नेता थे, वो कर्पूरी ठाकुर के कैबिनेट में मंत्री थे। जब कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को, महिलाओं को 26% आरक्षण दिया, तो कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाला आदमी कोई दूसरा नहीं था, यही कैलाशपति मिश्र और बीजेपी और जनसंघ के नेता थे। इन्हीं लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी। आज नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर माला चढ़ा रहे। इन्हीं के पुरखों ने, जिन पर ये रोज माला चढ़ाते हैं, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को गाली दी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन लोग थे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को सड़कों पे गालियां दी? स्पष्ट तौर पे आज तक देश के प्रधानमंत्री भाषण में कहते हैं कि मैं सुबह उठता हूं तो गालियां सुनता हूं। इस देश के उपराष्ट्रपति की एक सांसद ने नकल कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये अपमान हुआ इस देश का। इस देश के मुख्यमंत्री के बारे में सरेआम सड़क पर उनको गाली दी गई। क्या ये इस राज्य का या इस देश का अपमान नहीं हुआ? कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि ई आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी ठाकुर की माता के बारे में अपमानजनक, क्या इससे भी ज्यादा अपमान होता है? हमारे नेता की माता जी के बारे में अपमानजनक शब्द निकालने वाले लोग यही जनसंघ वाले थे, जिसने नीतीश कुमार को, एक अवसरवादी नेता को, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर बदल देने और पलट देने के लिए एक राजनीतिक मौका देने का काम किया। हम जानते हैं कि इसके आड़ में क्या सौदे हुए हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि नीतीश वितीश के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमारी लड़ाई है और आगे भी जारी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि बिहार की जनता ने भाजपा की तनाशाह और फांसीवादी सत्ता से बिहार को मुक्त हमने किया था। ये सही बात थी कि नीतीश जी को भाजपा छोड़कर आने के लिए हमने विवश किया था और उनको आना पड़ा था। और भाजपा जो कई राज्यों में सरकारों को तोड़ रही थी, जिसने कई राज्यों में सरकारों को खत्म कर दिया था, उस भाजपा को बिहार में 9 अगस्त 2022 के दिन धूल चढ़ा दिया था और भाजपा की सरकार को हमने सत्ता से बेदखल कर देने का काम किया। ये बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अनपच कर रहा था कि बताइए, हमने बनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में तोड़ दिया, हमने बनी सरकार कर्नाटका में तोड़ दी, गोवा में खत्म कर दिया, मिजोरम में खत्म कर दिया, और इन बिहारियों ने तो हमारे सारे षड्यंत्र को खत्म करके नीतीश को ही अपने में मिला। बहुत दुख था इस बात, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि हम 9 अगस्त 2022 में जिस नीतीश पर भरोसा करके हम इंडिया गठबंधन का कमान देने का सोच रहे थे, उस नीतीश ने उसके पहले ही अपनी असली चाल और चरित्र
राज्य के सामने दिखा दिया और हमारा इंडिया गठबंधन इससे बच गया। इंडिया गठबंधन था, आज भी है और कल भी रहेगा सामने। ये लोग जो सोच रहे हैं कि नीतीश जी को लेकर इंडिया गठबंधन को कमजोर कर देंगे, तो इनकी सोच को ही नेस्तनाबूद कर देने के लिए बक्सर में इन हजारों साथियों ने अपनी दस्तक दी है और हमने कहा है कि तुम्हारी साजिशों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी हर साजिशों का, तुम्हारे हर हमलों का जवाब लाल झंडे ने दिया है और आगे भी हम देते रहेंगे, आगे भी हम लड़ते रहेंगे। आज पूरे देश में इन फासीवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष चल रहा है, जो झूठ, आडंबर और पाखंड को ही इन्होंने अपने राज्य चलाने का मंत्र बना लिया। लेकिन हमने भी ये तय किया कि इनके खिलाफ हम किसी भी रूप में इनसे लड़ने से पीछे नहीं हटने वाले। आप भी जानते हैं, कोई मोदी, कोई शाह, कोई नड्डा, कोई नीतीश, कुछ नहीं। यहाँ पर राज किसका चल रहा है? यहाँ पर ईडी का राज चल रहा है, सिर्फ ईडी का राज चल रहा है, कोई राज नहीं कर रहा। ईडी, हमको तो लगता है कि नीतीश बाबू भी ईडी के चलते ही भागे होंगे। और इसे भी हमसे तो कई लोग पूछ रहे हैं कि भैया सब तो ठीक है चल रहा था, काहे भाग गए, क्या हो गया? ये तो बात भाई हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम लोग को भी नहीं पता था कि आदमी, हम लोग तो जानते थे कि कई बार इधर उधर हो चुके हैं, लेकिन हम ये बात नहीं जान रहे थे कि जिनके लिए अमित शाह कह रहे थे कि दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं और भद्दी बदी जिनके खिलाफ भाजपाइयों ने गालियां दी, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आदमी पुनः जो है उधर चल जाएगा। लेकिन गए तो जाए, उनकी यही फितरत है। उनकी अपनी यही फितरत है और उनका यही इतिहास है। हमें उनके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक बात को जानते हैं, ये लोग गांधी जी जिनको नीतीश कुमार बापू कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं, लेकिन नीतीश जी थोड़ा ज्यादा कस के कहते हैं। वो कहते हैं कि बापू के सपने को हम पूरा कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बार यंग इंडिया पत्रिका में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने 7 सामाजिक पापों की चर्चा की और गांधी जी से इतना प्रेरित है कि इन्होंने उन 7 सामाजिक पापों को स्कूलों पर लिखवाने का काम किया। बहुत अच्छी बात है, विधानसभा में भी लिखा हुआ है 7 सामाजिक पाप। हम सबकी चर्चा नहीं करेंगे। 7वें नंबर पर एक पाप है जिसका नाम है सिद्धांतहीन राजनीति। गांधी जी कहते हैं कि जिस राजनीति का सिद्धांत नहीं है, मतलब वो राजनीतिक रूप से वो व्यक्ति पाप कर रहा है, गैर सैद्धांतिक आदमी नहीं। तो अगर राजनीति जी गांधी जी को मानते भी होंगे, तो क्या गांधी जी के उन 7 पापों का जो 7वां लाइन या शब्द है, क्या उसको वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अगर उसको मान रहे हैं तो मैं तो नहीं समझ रहा हूं कि उसको अपने जीवन में उतार भी रहे हैं, क्योंकि ये तो लगातार ही राजनीति के अंदर से सिद्धांत को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया तो वो नीतीश कुमार ने पूरे के तौर पर बिहार में किया। ये आप लोग भी जानते। इसलिए ये लोग महात्मा गांधी का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में या उनके रास्ते पर नहीं चलते। महात्मा गांधी कानूनविद थे, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी अफ्रीका में, और अफ्रीका में भारतीय जो गिरमिटिया मजदूर बनाकर भेजे गए थे, उनकी लड़ाई भी वो लड़ रहे थे, और वहां से लड़ाई लड़ते हुए देश में भी आकर उन्होंने लड़ाई शुरू की। महात्मा गांधी न्याय के आधार पर शासन व्यवस्था के समर्थक थे कि शासन व्यवस्था
न्याय के आधार पर। धर्म के बारे में गांधी जी का स्पष्ट मत था कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, धर्म राज्य का विषय नहीं है। धर्म के आधार पर राज नहीं चलेगा, राज न्याय के आधार पर चलेगा, संविधान और कानून के आधार पर राज चलेगा। लेकिन आज ये जो गांधी जी के झूठे समर्थक हैं, फर्जी जो समर्थक हैं, इन्होंने न्याय को तिलांजलि दे दिया है और राजनीति में धर्म की सत्ता की प्रधानता को स्थापित कर देने की कोशिश की। आज सोचिए, देश भर में पहले पोप का शासन चलता था। पोप चर्च का प्रमुख होता था जो रोम में बैठता था। आज भी आप लोग कहावतों में सुनते हैं कि जनता मर रही है और पोप बंसी बजा रहा है। वही पोप जो धर्माचार्य होता था ईसाई धर्म का और धर्म प्रमुख होता था, और पूरी राजनीति उसी पोप के इर्द गिर्द घूमती थी। हुआ क्या, पूरी दुनिया में राजनीति पर जो धर्म का सत्ता था उसके खिलाफ प्रतिरोध शुरू हुआ। फ्रांस की 1848 की क्रांति उसी पोप के शासन के खिलाफ हुआ था। और पूरी दुनिया, जब मुक्ति की लड़ाई दुनिया में शुरू हुई तो कहा गया कि जब तक राजनीति पर से धर्म का शासन नहीं खत्म होगा तब तक जनता को मुक्ति नहीं मिलेगी, जनता को अधिकार नहीं। आज एक बार फिर नए सिरे से भारत में पोप का सत्ता स्थापित करने का कोशिश हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ के धर्माचार्य का नाम पोप नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी सभी शंकराचार्यों को हटाकर खुद सबसे बड़े शंकराचार्य बन चुके हैं। अभी तक देश में 4 ही शंकराचार्य थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी के बाद 5वें शंकराचार्य के रूप में इस देश में उन्होंने अपनी स्थापना करी। और वो चाहते हैं कि देश के लोग उनको अवतार समझ लें, देश के लोग उनको ईश्वर समझ लें। और आप तो जानते हैं कि ईश्वर से सवाल पूछा नहीं जाता है, ईश्वर से सिर्फ आग्रह किया जाता है। ईश्वर से सवाल कोई पूछता है जी? ईश्वर से मांग की जाती है और ईश्वर से आग्रह की जाती है। मोदी जी चाहते हैं कि भारत की जनता उनको विष्णु का 11वां अवतार मान ले और सिर्फ उनके सामने आग्रह करे, उनसे कोई सवाल नहीं करे। और भाजपा भी नरेंद्र मोदी को इस देश में अवतार के रूप में स्थापित कर देना चाहती है। और इसीलिए हमने तो कहा देश के नौजवानों से कि भाई, तुमने मांगा मोदी जी से काम और मोदी जी ने दे दिया सबके घर में राम। सवाल तो चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने ये ठाना है कि इनकी सत्ता के खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी। इनकी सत्ता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। कर्पूरी जी का बिहार, महात्मा गांधी का देश, भगत सिंह के सपनों का देश बनाने की लड़ाई भाजपा माले मजबूती के साथ लड़ेगी, आगे भी लड़ते रहेगी। गांधी जी के सपनों के देश को बनाने के लिए भाजपा माले पूरे इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके संघर्ष करती है। आपने देखा, एक और उदाहरण देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बहुत अजीबोगरीब चल रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं, बता जरा। आप देखिए, आपने देखा, मुझे नहीं पता आपने महसूस किया कि नहीं, आपने किया होगा जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। आप लोगों को याद है, टीवी में, अखबार में आप लोगों ने फोटो देखा होगा। संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति गायब थी, माननीय द्रौपदी मुर्मू साहब, वो नहीं थी। था कौन? एक सेंगोल था जो तमिलनाडु से मंगाया गया था, जो वर्ण व्यवस्था का घोतक है। वो सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। मोदी जी जब संसद भवन में प्रवेश किए, मुझे लगा कि आपने देखा होगा, बस वैसे ही बता रहा हूं। तो उनके हाथ में सेंगोल था, 2-3 फीट का होगा, 4 फीट का, और उनके पीछे अपने शरीर में भभूत लपटे हुए, राख लपेटे हुए 10-11 को साधु थे ना।
ठीक है आप लोग? अब सोचिए, राजनीति का जो केंद्र संसद भवन है उसका उद्घाटन साधु करता है और धर्म का प्रतीक जो मंदिर है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करता है। सोचिए कि चीजें कितनी उलट पुलट करने की कोशिश हो रही है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि मंदिर को पुजारियों के हवाले कर देते, ये बेचारे गेस्ट बन के जाते। मंदिर पूजा पाठ करने का काम भक्त लोगों का है, पुजारियों का है। नेता ही पुजारी बन जाएगा तो भला इस देश का क्या होने वाला है, अब सामने देख लीजिए। इसीलिए राजनीति को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जब भी राजनीति पर धर्म की सत्ता स्थापित होगी तभी देश का लोकतंत्र मटिया मेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और ये यही चाहते हैं कि राजनीति पर धर्म की सत्ता को स्थापित करके देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। लेकिन हमने कहा है कि हम लोग भाजपा माले ऐसा होने नहीं देगा। हम देख रहे हैं बिहार से लेकर झारखंड तक भाजपा वाले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साहब का पोस्टर लगाए हुए और बिहार में ईडी जो है कल ही से श्री लालू प्रसाद जी को और आज श्री तेजस्वी जी को अपने यहां बुलाकर घंटों पूछताछ कर रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि हम करप्शन खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा इस बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कि ईडी सिर्फ उसी के हाथ छापा मारती है जो भाजपा के खिलाफ होता है। इसका मतलब ईडी का करप्शन से कोई लेना देना नहीं। ईडी तेजस्वी जी को भी परेशान करने का काम कर रही है और हेमंत सोरेन को भी। नीतीश कुमार तो झुक गए, लेकिन हमारे लिए ये खुशी की बात है कि ईडी के छापे के बावजूद लालू जी, तेजस्वी जी और सोरेन जी उसका मुकाबला कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं। और हम अपने राष्ट्रीय जनता दल के साथियों से कहना चाहते हैं, लालू जी से, तेजस्वी जी से, कि ईडी सीडी से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा माले न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़ी है और हम ईडी के राज को यहां से बेदखल कर देने का काम करेंगे। अगर इनको इतना ही करप्शन का होता तो असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिसको अमित शाह कहते थे कि देश का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है, वो आज भाजपा का मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र का अजीत पवार सरकार में जाते ही उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कर्नाटका के बीएस येदियुरप्पा से लेकर न जाने कितने उदाहरण हैं, जैसे नीतीश कुमार कितने बुरे थे सोचिए। जैसे ही भाजपा के वॉशिंग मशीन में पेश किए गए, नीतीश जी वहां से साफ होकर निकले हैं। और हमारे प्रिय भाई सम्राट चौधरी जी, वो तो पगड़ी बांध लिए थे। हम तो अपने कुशवाहा समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं, बात समझिए। सम्राट भाई ने पगड़ी बांधा था कि जब तक सीएम को हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, भाजपा यदि सम्राट चौधरी की पगड़ी का इज्जत नहीं रख सकी तो वो किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को कोई इज्जत नहीं दे सकती। इसलिए इसके साजिश में आने की जरूरत नहीं। ये किसी को इज्जत नहीं दिया। वो लाल झंडा है जो कंधे पर रखकर लड़ते हुए हमारे गार्जियन ज्योति प्रकाश ने अपनी शहादत दी, कामरेड राजेश ने अपनी शहादत दी, कामरेड जगदीश मास्टर, राम नरेश राम, कामरेड जीव सहतू बुटन जैसे सैकड़ों साथियों ने लाल झंडे लेकर इन समंती और फांसीवादी ताकतों के खिलाफ अपनी शहादत दी है। उन शहीदों के खून से सना हुआ ये लाल झंडा क्रांतिकारी कामरेडों के कंधे पर है।
हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। जब तक लाल झंडा है हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हम ऐसी फांसीवादी ताकतों को इस धरती से उखाड़ करके फेंक देने का आज 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर इस संकल्प सभा से संकल्प लेते हैं कि इस फांसीवादी निजाम को यहाँ से चौबे जी को भी और वहां से मोदी जी को भी 24 में उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। चौबे जी के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये तो सड़क पर चल रहा है कि उन्होंने 10 वर्षों में कुछ नहीं किया। इसलिए कमर बांध करके तैयार हो जाइए। और इंडिया कमजोर नहीं हुआ है नीतीश के जाने से। इंडिया हमारा है, इंडिया को हमने बनाया था और इंडिया मजबूत है। और यह इंडिया मोदी को दिल्ली के गदी से बेदखल करेगा। और इसके लिए इन लोगों ने, गरीबों ने, नौजवानों ने कमर कस के तैयारी कर लिया है। इसलिए साथियों 24 की तैयारी में लगिए। गांव-गांव से भाजपा के इन दलालों को बाहर भगाने का काम कीजिए और देश की गद्दी से मोदी और शाह के ईडी राज को खत्म करने के लिए संघर्ष तेज करिए। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर महात्मा गांधी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए, कर्पूरी जी को सलाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।